मेरा सबको नमस्कार। मैं आज आवास और जन सुविधाओं के मुद्दे पर आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। हम देखते हैं जब से कृषि का विकास हुआ है तब से इंसान घुमंतु जीवन छोड़ के एक स्थान पर रहने लगा और ये मानव के विकास में महत्वपूर्ण चरण है। इससे सभ्यता का भी विकास हुआ है और तब से ये एक सवाल बन गया है कि सबके लिए घर होना चाहिए। हम देखते हैं, यह चर्चा करते हैं, ये सोचते हैं कि जो घर है केवल चार दीवारी सिर पर हो जानी चाहिए, छत। केवल इसके यही मतलब नहीं है। इसका मतलब है, घर का मतलब है, मकान का मतलब है उसके अंदर बिजली, पानी और स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग, ये तमाम सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और यह जो है मानवाधिकार के रूप में ये मान्यता मिली है कि सबको घर सुनिश्चित करना ये सरकार जो है उनकी जिम्मेवारी है और सरकार को ये फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। हम देखते हैं 1948 में पहली बार ये इसका उल्लेख हुआ मानव अधिकारों का, जिसके अंदर ये आवास की बात भी उसमें रखी गई, क्योंकि मानव अधिकार जो हैं इसके अंदर जो घोषणाएं की गई उसके अनुच्छेद 25 में ये साफ लिखा हुआ है कि एक आवास का मतलब है उसके लिए भोजन, उसके लिए कपड़ा, उसके लिए निवास, उसके लिए सामाजिक सहायता, ये तमाम सारे पक्ष जो हैं ये सुनिश्चित करता है कि भाई ठीक मकान है इस तरीके से। और जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति है उसने भी अपनी टिप्पणी में, जो आज लिखित रूप में भी है, 4 नंबर टिप्पणी है, कि कई बार हम संकीर्णता बनाते हैं इस मामले में या प्रतिबंधक करते हैं, केवल जो है चार दीवारी बन गई मकान है। वो ये कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, शांति और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। तो जो सरकारें, हमारी भी सरकार है, भारत सरकार, बहुत सारी संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अनुबंध किए हुए हैं और इसी के तौर पे हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ये जो इंदिरा आवास योजना चली, जिसके तहत मकान बनाने के लिए सरकार अनुदान देने लगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर छूटती रही हैं। और अब वर्तमान में भी हम देखते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी ये घोषणा की कि देश के अंदर हम 2022 तक 3 करोड़ लोगों को मकान बना करके देंगे और 2022 के अंदर कोई बेघर नहीं रहेगा, सबके पास मकान होगा। लेकिन 2022 के अंदर जो बात कही थी आज भी वो पूरी नहीं हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि हमने 1 करोड़ मकान जो है लोगों को बना करके दिए, लेकिन ये भी एक झूठी बात निकली। जब आधिकारिक रूप से ये आंकड़ा सामने आया तो उसमें मिला के 70 लाख जो है मकान बना करके दिए गए हैं। और हम ये भी देखते हैं इस अरसे के अंदर 1,77,000 मकानों को तोड़ दिया गया है अतिक्रमण के बहाने से। और खुद ये जो कोरोना काल था, जो बुरा वक्त था देश के लिए, दुनिया के लिए, आम लोगों के लिए, उनके 20,000 मकान तोड़ दिए, उनको बेघर कर दिया। ये मानव अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज ये एक बड़ा प्रश्न है सबके लिए मकान का, और इसमें भी सरकार की जो शर्तें हैं कि जिसके पास इतने गज ज़मीन होगी उसको ये अनुदान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जबकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए ज़मीन ही नहीं,
जब ज़मीन नहीं है तो कैसे मकान बनेगा। इसमें जैसे भूमि सुधार हदबंदी कानून है और उसके अंदर ये था कि जो सामूहिक ज़मीन है, चाहे वो पंचायत की है और तरह से लैंड है, ऐसी मतलब जो ज़रूरतमंद हैं उनको रिहायशी प्लाट दिए जा सकते हैं, देने चाहिए सरकार को। जैसे हरियाणा के अंदर 100 गज के प्लाट की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री तो है ज़मीन की, लेकिन उनके पास कब्जे नहीं है। और जो राज्य सरकार है खट्टर जी के नेतृत्व में, इस सरकार की तो इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो प्लाट ही नहीं दे रहे। तो मकान बनाने के लिए अनुदान तो जो है पर्याप्त जो एक बजट रखना चाहिए, उसके लिए बजट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने फार्म भरे हैं, लेकिन वो आज भी उनका सपना बना हुआ है कि सरकार अनुदान देगी तब जाके मकान बनेगा, लेकिन नहीं है। और अब की बार तो बजट में और भी ज़्यादा पैसा कम कर दिया, तो कैसा सपना साकार होगा। तो सरकारें हैं जो अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है, और जबकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है मतलब आज लोगों की। और जन सुविधाओं के तौर पे भी यदि हम देखें, आज जहाँ पे जिनके मकान हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, अब उनके लिए समग्र रूप में देखें, उनके लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ पीने का पानी। लेकिन आज देखते हैं कई जगह गंदे पानी की सप्लाई है, या कई जगह वो सप्लाई नहीं पहुंच रही। इसी तरीके से जो गंदे पानी की निकासी है उसका प्रबंध नहीं है, कहीं सीवरेज व्यवस्था नहीं है, कहीं नालियाँ नहीं हैं, नालियाँ हैं तो वो पक्की नहीं है, मतलब एक गंदगी के अंदर रहना पड़ता है। बहुत सारी आबादियाँ आज भी ऐसी हैं, सीवरेज व्यवस्था उचित नहीं है, यदि बरसात आ गई उसका पानी घरों में घुस जाता है। ये एक समस्या है इस तरीके से। और कोई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या उपचार की बात करें, कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है, मतलब डॉक्टर पूरे नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, उपकरण नहीं है, इस तरह की जो है आज भी दिक्कतें हैं। और जो दूसरी जगहों से जो आवागमन के लिए जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत बुरी अवस्था के अंदर है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं की जा रही। जब ये मरम्मत नहीं की जा रही तो इतने बड़े बड़े गड्ढे सड़कों के अंदर हैं, तो दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की मौत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो ये जिम्मेवार सरकारें ही हैं। हम देखते हैं कई बार बिजली से जब कनेक्शन लेते हैं, कोई खंभे नहीं लगे हुए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि लकड़ी की बलियां लगी होती हैं और उसमें तार लपके हुए होते हैं, खुले जोड़े, बहुत सारे दुर्घटना का कारण बनते हैं। मतलब सरकार का जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं। और हमारे तो यहाँ देखते हैं जैसे अवैध कॉलोनियों के अंदर जो जन सुविधाएँ सरकार को जो उपलब्ध करानी चाहिए अवैध कॉलोनी के नाम से, और उनको इग्नोर किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, मतलब करते ही नहीं इस तरीके से। और वैध कॉलोनियों में भी समुचित व्यवस्था नहीं है जन सुविधाओं की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीटू ने जो संगठन है मजदूरों का और किसान सभा ने, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने देश के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी ये अभियान चलाया है। जत्थों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये मुद्दा भी उसमें शामिल है और मुद्दे भी शामिल है। इन मुद्दों को लेकर के हमने दिल्ली के अंदर भी 5 अप्रैल की किसान मजदूर संघर्ष रैली जो है, एक बड़ी लामबंदी वहाँ पे रखी है, जिसमें लाखों किसान मजदूर शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा बने और जो ज़रूरतमंद हैं उन सब को मकान, और आम जो लोग हैं उनको ये जन सुविधाएँ मुहैया हों, इसके लिए हम दबाव बनाते रहेंगे। धन्यवाद सर।